सुनते ही बहुत ज्यादातर लोगों को आज की सेशन में हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे और हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स से हम कैंसर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैंसर नाम सुनते ही बहुत ज्यादातर लोगों को डर लगता है। कैंसर कैंसर को एकदम से एक बीमारी तो नहीं कह सकते, एक तरह का कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में सेल्स अनकंट्रोल तरीके से बढ़ते रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सेल होता है। कोई भी सेल अगर अन तरीके से अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ते रहे उसे कोई कैंसर कहा जा सकता है। सो कैंसर एक कंडीशन है जहां में कुछ सेल्स बढ़ते रहते हैं और ये सेल्स जब लगातार अनकंट्रोल तरीके से बढ़ते हैं ये आसपास के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ कैंसर कैंसर की सेल एक जगह पे बढ़ते रहने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ जगह की ब्लड सप्लाई में दिक्कत आएंगी, उस जगह में वुंड्स एंड इंजरी की चांसेस बढ़ जाएंगे, उस जगह में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन ये अगर किसी दूसरे जगह में जाके दूसरे ऑर्गन्स में जाके दूसरे सेल्स को बढ़ाने लगे जहां पे अच्छे सेल्स को नुकसान होती है, तब जग ये बहुत डेंजरस होता है। कैंसर एक बहुत ही कॉमन टर्म है, मुझे लगता है हर कोई अपने आसपास में एक तो कैंसर पेशेंट्स को देखे होंगे। पिछले कुछ सालों में कैंसर का नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत कम उम्र में भी आजकल कैंसर देखने को मिलता है। सो कैंसर एक खतरनाक डिजीज है और कंडीशन है और इसका कारण हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। कैंसर कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी में कुछ बदलाव से होती हैं। हमारी रहन सहन अगर सही ना हो, कुछ टॉक्सिन्स पैथोजेंस और कैंसर पैदा करने वाली मॉलिक्यूल से होती हैं। और इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग A9 अंकों के बारे में बात करेंगे। इस फोटो को ध्यान से समझते, ये कैंसर का फोटो है। लेफ्ट साइड का सेल और राइट साइड के सेल में आप लोगों को क्लियरली बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सेल, ये तीन सेल यहाँ पे हैं और यहाँ में भी तीन सेल हैं। सेल के अंदर में जो काला सा सर्कल बना हुआ लेफ्ट साइड के सेल, तीनों सेल के अंदर में, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। सो नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस है वो बहुत रेगुलर शेप में रहता है और सेल का स्ट्रक्चर और शेप भी बहुत स्मूथ रहता है, सारे सेल एक जैसा दिखते हैं। कैंसर सेल का जो न्यूक्लियस है उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, सेल का भी शेप रेगुलर नहीं है। ये ब्लैक सर्कल के चारों तरफ आपको एक ग्रे कलर का सर्कल दूसरा दिखेगा, वो सेल में मौजूद फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म। नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा होती है, कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म कम होता है, न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा होता है। नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस के अंदर में एक और सेंटर होता है, जो काला सर्कल है उसके अंदर में, काला सर्कल को न्यूक्लियस कहा जाता है, उसके अंदर में एक छोटा सा सेंटर और होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। सो कैंसर सेल में न्यूक्लियोलस ज्यादा है, क्रोमेटिन ज्यादा है, यानी कैंसर सेल में वो सारी सुविधाएं हैं जिससे सेल बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। सेल रिप्रोड्यूस होने के लिए न्यूक्लियोलस चाहिए, क्रोमेटिन चाहिए, ये कैंसर सेल के पास ज्यादा है। तो जब कैंसर सेल के पास ये चीजें ज्यादा है, वो तेजी से ग्रो करती है, मल्टीप्लाई होती है। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दिखने में, शेप में, स्ट्रक्चर में और उसके अंदर में जो कॉम्पोजिशन है उसमें बिल्कुल अलग है। ये एक मेडिकल टर्म है जिसको कहा जाता है पैथोफिजियोलॉजी, और इसका मामूली सा मतलब है मैकेनिज्म। कैंसर होता कैसे है? पहले लेफ्ट साइड के फोटो को देखिए। इंसान के शरीर में डीएनए है। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो फोटो देखा, सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, उसी में डीएनए रहता है। और डीएनए के पास जानकारी होता है। बॉडी में जो कुछ भी बनता है डीएनए के जानकारी के हिसाब से बनता है। और ये जानकारी हमारे पास हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज से आई है। जो पहला इंसान था उसी का जानकारी सारे इंसानों में चला गया और उस डीएनए में सारे इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे चीजों के प्रभाव में आके बदल जाता है। जैसे
एक्सरे के संपर्क में आने से डीएनए में बदलाव होते हैं। कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन में आने से डीएनए की इंफॉर्मेशन में बदलाव आ सकती है। बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं, निकोटीन है, तो ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में पहुंचते ही हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर को, इंफॉर्मेशन को बदल सकता है। एक पहला कारण है कैंसर हो रहा है। सो डीएनए में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन होता है कि एक सेल कितना दिन तक जिंदा रहेगा और तब तक वो कितने बार रिप्रोड्यूस करेगा। वो इंफॉर्मेशन अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके पास ये जानकारी नहीं रहेगा कि उसको मरना भी है। तो जेनेटिक फैक्टर ये पहला कारण है जिसमें छेड़छाड़ या बदलाव के कारण कैंसर जैसे सिचुएशन पैदा होती है। दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म का काम करती हैं। कुछ हार्मोन्स बॉडी को ग्रोथ की काम करती हैं। अगर वो हार्मोन एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाए या फिर ऐसे हार्मोन एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाए कोई एक पर्टिकुलर काम की रफ्तार को बढ़ा देता है, तभी कैंसर हो सकता है। खास करके वो हार्मोन जो रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हो, ग्रोथ हार्मोन, मेटाबॉलिक हार्मोन्स एक्सेट्रा। तीसरा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, न्यूक्लियर रेडिएशन, टॉक्सिन्स, ये सारे चीजों के प्रभाव से हमारे डीएनए में बदलाव आता है और इस बदलाव को म्यूटेशन भी कहा जा सकता है। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसको कहा जाता है हाइब्रिड। जैसे हम टमाटर का डीएनए की बात करते हैं, टमाटर के डीएनए में एक पर्टिकुलर जीन के पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये ब्रांचेस बनाएंगे। एक टमाटर के पौधा में कितने टहनी बनेगी उसमें लिखा होता है। अब हमने उस पर्टिकुलर डीएनए को, उस पर्टिकुलर जीन को किसी ऐसे पौधों के जीन से बदलाव कर दिया जिस पौधा में टहनियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो अब टमाटर का एक्चुअल जीन को हमने हटा दिया और उसमें दूसरे पौधों के जीन लाके डाल दिया, तो टमाटर के पास नया इंफॉर्मेशन क्या आया, क्या बहुत ज्यादा टहनियां बनाना है। इसी तरह से हम, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वन मोमेंट। सो वो हो गया हाइब्रिड पौधा जिसके एक इंफॉर्मेशन को हमने बदल दिया दूसरे प्लांट की इंफॉर्मेशन से, टहनियां ज्यादा बनाएगी। अब इंसानों के डीएनए में इस तरह के बदलाव आ रहा है जिसके कारण बहुत सारे सेल अनकंट्रोल ग्रो हो रही है, कुछ cells बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ये जो चेंजेस है, जेनेटिक फैक्टर हो गया, हार्मोनल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, इसके कारण डीएनए में बदलाव शुरू हो गया। अब उससे कुछ और चीजों में भी बदलाव हुआ, जैसे हमारे इंसान के शरीर में कैंसर के सेल्स होते हैं, नॉर्मली होता है, और इन कैंसर सेल्स को मारने के लिए हमारे बॉडी में एंटी कैंसर सेल्स भी होते हैं जो कैंसर सेल्स को मारते रहते हैं। अब एक जीन है जिस जीन का काम है कि ट्यूमर के सेल्स को, कैंसर के सेल्स को कंट्रोल में रखना। कैंसर के सेल्स को, ट्यूमर के सेल्स को कंट्रोल में रखना। अगर वो जीन काम करना बंद कर दें तो आपके कैंसर और ट्यूमर के सेल्स कंट्रोल में नहीं रहेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई टेक वन मोर शॉर्ट ब्रेक ओनली फॉर 1 मिनट, प्लीज बेयर विथ दिस। तो हमारे बॉडी में कैंसर के सेल्स को काबू में रखने के लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम है, वो भी डीएनए और जीन पे डिपेंड होता है। अब जीन में बदलाव के कारण वो पूरा मैकेनिज्म बंद हो जाता है तो बॉडी कैंसर सेल्स को कंट्रोल में नहीं रख सकता। एक और प्रोसेस है जिसका नाम है ऑन्कोजेनेसिस। इसका मतलब है कैंसर सेल्स लगातार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक और मैकेनिज्म है जिसमें सेल एक खास टाइम के बाद मर जाता है, वो मैकेनिज्म भी बंद हो जाता है। कुछ और प्रोसेस है जिसको कहा जाता है एपोप्टोइक चेंज। उससे बॉडी में एक कैंसर सेल से दूसरे कैंसर सेल, दूसरे से चौथा, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ की रफ्तार है ये बढ़ती है। वो प्रोसेस भी अगर बंद हो जाए, यानी
कैंसर सेल्स को नेचुरली बॉडी से मारने का मैकेनिज्म कम हो जाता है। कैंसर सेल को बढ़ने का और फैलने का मैकेनिज्म बढ़ जाता है। कैंसर सेल्स की ग्रोथ स्पीड और वो मैकेनिज्म भी बढ़ जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। पहले एक पर्टिकुलर जगह में एक ट्यूमर सेल फॉर्म होगा, उस ट्यूमर के आसपास में और भी दूसरे ट्यूमर सेल्स फॉर्म होंगे और इसको कॉलोनी फॉर्मेशन कहा जाएगा। फिर वो ट्यूमर बढ़ेगा और फैलेगा और एकदम से कैंसर में एक्सप्रेस हो जाएगा। ये जो ऊपर में तीन मैकेनिज्म है, ये हमारे आज के टाइम में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन हो गई है। जेनेटिक फैक्टर्स, इंसान की बॉडी में एलर्जी ज्यादा होना, हमारे बर्ताव में चेंजेस होना, हाइट कम होना, बहुत सारे हाइब्रिड चीजें खाना, हार्मोनल बदलाव होना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में एक हार्मफुल चीज है प्लास्टिक। प्लास्टिक आज इतना ज्यादा है, हर तरह से घूम फिर के हमारे खाने में आ जाता है। प्लास्टिक कैंसर प्रोड्यूस करता है और हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को भी ऑल्टर करता है। सो ये जो फैक्टर्स है जिससे कैंसर होती है, हम में से कोई भी इंसान इनके एक्सपोजर से नहीं बचा। इसीलिए पोटेंशियल अगर देखा जाए, हर इंसान ससेप्टेबल टू कैंसर है। तो कैंसर का प्रिवेंशन ही इसका बचाव है। कैंसर के हॉलमार्क्स का मतलब है उसके निशानी की और कैसे होता है। पहला निशानी है कि जो कैंसर के सेल्स हैं, ये बिना किसी लिमिट का मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब मान लो आपने मेरे हाथों की उंगलियों को देखा, मेरा उम्र 40 इयर्स है। ये जो उंगलियों का रेशियो है कि पहली उंगली से दूसरी उंगली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, दूसरे से तीसरी उंगली रिंग फिंगर थोड़ा सा छोटा है, ये जो रेशियो है, ये मेरा जन्म से लेकर आज तक ये रेशियो मेंटेन्ड है। कैंसर सेल इतना कंट्रोल में ग्रो नहीं होती। अगर मेरे मिडिल फिंगर में मान लो कैंसर ऊपर वाला ना कर होता तो उंगली लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता, फैल जाता। सो कैंसर के सेल के पास ये जानकारी नहीं है कि मुझे कब तक रिप्रोड्यूस करते रहना है। वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड। उसकी ग्रोथ में कोई स्टॉप नहीं होता और वो फैलता जाता है। दूसरा है, जहां में भी कैंसर सेल्स बढ़ने लगते हैं, वहां में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब है आपका बॉडी का बहुत सारा एनर्जी और ऑक्सीजन वो सेल्स यूज करते हैं और उनको ज्यादा खाना और न्यूट्रिशन मिल जाती है। इसलिए आप जब भी देखोगे कैंसर का डायग्नोसिस होता है, उसमें दो चीजें लिखी होती है। एक तो एक मास फॉर्म हुआ, दूसरा उसमें लिखा होता है वस्कुलरिटी। वस्कुलरिटी का मतलब वो हमें ब्लड सप्लाई बढ़ गया कि नहीं। अगर बढ़ गया तो वो कैंसर हो सकता है। तीसरा एक निशानी है और ये खतरनाक है। हमारे इम्यून सिस्टम में एक खास तरह का सेल है, कैंसर किलिंग सेल, किलर सेल हम बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम पे हमला करती है और इस तरह के सेल्स को बेकार कर देती है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को नहीं मार सकती। एफेक्टेड एरिया में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाती है और ये सेल मरना भूल जाता है। नॉर्मली एक सेल के पास एक टाइम लिमिट होता है, इतने दिनों तक ये सेल जिंदा रहेगा। कैंसर सेल के पास ये जानकारी नहीं होती है। ये अनकंट्रोलेबली ग्रो होगी और ये लगातार कॉन्टिन्यूसली डीएनए में बदलाव करते जाएंगे, करते जाएंगे। कैंसर के कुछ क्लासिफिकेशन है कि कैंसर किस किस तरह का होता है, क्या क्या नाम से जाना जाता है। मेन जो क्राइटेरिया है, आप इसको दो तरह का नाम से जानो। एक है सॉलिड कैंसर, एक है लिक्विड कैंसर। सॉलिड कैंसर का मतलब है कोई सॉलिड ऑर्गन पे होगी, स्किन में होगी, टिश्यूज में होगी। लिक्विड कैंसर का मतलब है ब्लड में होगी, लिम्फेटिक सिस्टम में होगी। अब इसका पांच और डिटेल क्लासिफिकेशन है और सारे कैंसर यही पांच कैटेगरी में आती हैं। पहला है कार्सिनोमा। किसी भी ऑर्गन का जो कवर है, स्किन है, किसी जैसे हमारा बॉडी का स्किन है, हार्ट का भी स्किन है, हार्ट के ऊपर में कवर है। किसी भी ऑर्गन का ऊपर का कवर या फिर अंदर का लाइनिंग, जैसे हमारा गैस्ट्रिक जो वॉल है, अंदर का वॉल, हमारे इंटेस्टाइन का अंदर का वॉल, वो भी उसका एक कवरिंग है। जब इस तरह के ऑर्गन्स में कैंसर होती है, उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। और इस तरह का सेल्स को एपिथेलियल सेल्स या टिश्यू कहा जाता है। ये जनरली स्किन में, किसी भी कैविटी में और किसी भी ऑर्गन के कवरिंग में या लाइनिंग में होती है। दूसरा कैंसर है sarcoma। ये हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज में होती है। एनी काइंड ऑफ बोन, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज यहाँ पे होती है। एक है ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर है।
कोई भी ब्लड सेल का अगर कैंसर हो उसको ल्यूकेमिया कहा जाएगा। एक है मायोलेमा। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें ब्लड में प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स हमारे लिए एंटीबॉडीज बनाती है। ये ब्लड और इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। अगर इन प्लाज्मा सेल्स में कैंसर हो जाए जो इम्यून सिस्टम को बदल देता है, उसको मायोलोमा कहा जाता है। एक और है जिसको कहा जाता है लिम्फोमा। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, अगर इसमें कैंसर हो जाए उसको लिम्फोमा कहा जाता है। तो किसी भी इंसान को कोई भी कैंसर हो, लंग्स का हो, लिवर का हो, ब्रेस्ट का हो, किसी भी ऑर्गन में अगर कैंसर हो तो उस ऑर्गन के टिश्यू के हिसाब से ये 5 नामों से जाना जाएगा। ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा आप लोग इसको नोट करें प्लीज। कैंसर डिटेक्ट क्यों नहीं होता या फिर लोगों को पहले से पता क्यों नहीं चलता? उसके कारण है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, जो अर्ली साइंस हैं, वो इतने मामूली है कि लोग इसको अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ज्यादातर लोगों को कैंसर के सिम्टम्स के बारे में पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता इतने मामूली से सिम्टम कैंसर का भी हो सकता है। आप इसको एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, और इसको हो सके तो नोट करना। पहला सिम्टम है बॉडी में कहीं में भी स्वेलिंग हो सकता है। नंबर 2, कोई भी बॉडी में ऊंट सन इंजुरी होगा, चोट निशान होगा, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। आपके स्किन में बदलाव दिखेगा। जैसे तिल होता है ना, तिल का कलर चेंज हो सकता है, नया तिल बन सकता है, स्किन के कलर चेंज हो सकता है। आपकी खांसी, बुखार, ये लंबे टाइम तक रहेगा। इसमें से कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो लोग इसको कैंसर के हिसाब से सीरियसली लें। और आगे बढ़ते हैं। आपको पेट में हमेशा एक डिस्कम्फर्ट रह सकता है। हमेशा लगेगा पेट भरा हुआ है, गैस, ब्लोटिंग लगेगा। आप लगातार कमजोरी, थकावट महसूस करोगे। आपके बॉडी के किसी भी हिस्से से कोई भी डिस्चार्ज हो सकती है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकती है। आपकी बाउल का हैबिट्स, टॉयलेट का हैबिट बदल सकता है। आपको बहुत तेजी से वजन कम होने लगेगा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहेगा। और खाने पीने में, निगलने में, स्वालो करने में आपको दिक्कतें हो सकती है। इसमें से बहुत सारे सिम्टम्स ऐसा है कि आज भी कुछ लोगों को हो रहा है, और वो कैंसर के कारण ही हो रहा है। लेकिन लोगों ने इसको नजरअंदाज किया। उनको लगा सर्दी जुकाम है, मौसम बदल रहा है, खाना अच्छा नहीं खाया इसलिए गैस की प्रॉब्लम है। लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम अगर लंबे टाइम तक है, आप इसको सीरियसली लें। कैंसर के कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3 और 4। अर्ली स्टेज, लोकलाइज्ड, रीजनल स्प्रेड और डिस्टेंट स्प्रेड कहा जाता है। पहले राइट साइड के फोटो को देखते हैं। ये कोई भी एक ऑर्गन का ऊपर का लाइनिंग, आप मान लो ये पेट के अंदर का वॉल है, ऊपर का फोटो। ये पेट का अंदर का वॉल है। वॉल के ऊपर में ये एपिथेलियल सेल्स है। अब एक खास सेल में एक डीएनए में म्यूटेशन हो गया किसी कारण से। पेस्टिसाइड के कारण पेट के वॉल का सेल में से एक सेल में डीएनए में बदलाव हो गया, उसको कहा जाता है म्यूटेशन। अब इस सेल में उस बदलाव के कारण ये सेल थोड़ा सा अलग होके बढ़ने लगेगा, बाकी सेल के जैसा नहीं दिखेगा। और इस सेल से जो दूसरा सेल बनेगा वो उसके जैसा ही बनेगा। इसको कहा जाता है हाइपरप्लेशिया, यानी अलग तरह का सेल बढ़ने लगा। उसके बाद वो सेल्स उस जगह से थोड़ा आसपास में फैलने लगेगा। उसके बाद जो अलग तरह का सेल है बढ़ने लगा, इसको ट्यूमर कहा जाता है। अब ये ट्यूमर से कैंसर में कन्वर्ट हो गए, उस जगह में फैलने लगेगा। ये लोकलाइज्ड कैंसर है। अब यहां से ये कैंसर के सेल्स ब्लड के माध्यम से या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से बॉडी के दूसरे हिस्से में चला जाएगा। इसी को कहा जाता है स्टेजेस ऑफ कैंसर। पहला स्टेज है कि एक पर्टिकुलर जगह में एक टिश्यू से, एक सेल से शुरू होगा।
और वो कैंसर के फॉर्म में दिखेगा, इसको लोकलाइज्ड कैंसर कहा जाता है। फिर वो उसी ऑर्गन के आसपास में फैल जाएगा, इसको रीजनल स्प्रेड कहा जाता है। फिर वो वहां से ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू से एक दूसरे ऑर्गन के पास चला जाएगा, उसको कहा जाता है मेटास्टेसिस या फिर डिस्टेंस स्प्रेड। अक्सर आपका कैंसर, बहुत सारे लोगों का कैंसर फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होती है। फोर्थ स्टेज का कैंसर इसलिए खतरनाक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कैंसर स्टोमक में डिटेक्ट हुआ, थर्ड स्टेज में स्टोमक में डिटेक्ट हुआ, तो आप स्टोमक में दवाई देके, वहां पे रेडिएशन देके, वहां पे सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट हुआ, तो आज आपने टेस्ट किया, आपको लिवर में दिखा, स्टोमक में देखा, 2 दिन के बाद ये किडनी में भी दिख सकता है, क्योंकि वो फैलना शुरू हो गया और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ कहाँ फैलेगा। सो फोर्थ स्टेज में इसीलिए मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग पूरे बॉडी के हर एक हिस्से में फैल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पे फैला, जब तक वहां में फिर से कैंसर डेवलप होकर दूसरी तीसरी स्टेज में ना पहुंचे। कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स है, यानी किन लोगों को ज्यादा होती है। पहला, बढ़ती उम्र के साथ। दूसरा, टोबैको और अल्कोहल के साथ, शराब पीने से, तंबाकू को लेने से। तीसरा, बहुत कॉमन है आज के टाइम में, अगर आप हमेशा बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड और लो फाइबर फूड। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपका कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा है। एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, जैसे जो लोग न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर रेडिएशन के आसपास में काम करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस में काम करते हैं, पेस्टिसाइड के काम करते हैं, एस्बोस्टस एस्बेस्टोस में काम करते हैं, उनको कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री, अगर जेनेटिक म्यूटेशन का रिकॉर्ड है आपके फैमिली में, उनको भी हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन से हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फीमेल्स में होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एड्स एक्सेट्रा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और जिन चीजों से कैंसर होती है उन चीजों में अगर आप ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो। एक मजेदार ग्राफ आपके सामने है, राइट साइड का फोटो आप देखो। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो कैंसर का कारण है वो आपका खाना है। 30 to 35% कैंसर का कारण है आपका डाइट। और डाइट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है चीनी, मैदा और बाहर का खाना। दूसरा कारण है 30 to 32% टोबैको। हम लोग पहले पढ़ते थे जब हम स्कूल में थे कि कैंसर का कारण है टोबैको। आज के टाइम में हम कैंसर का कारण टोबैको के बाद में बोलते हैं, पहले आता है आपका नॉर्मल खाना। इतना बड़ा और इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कैंसर की कॉजिंग फैक्टर में, कि हमारे खाने से ही हो रहा है। और इसको आप रोक नहीं सकते, आप अपने डाइट को रोक नहीं सकते, लेकिन आप बदल सकते हैं। चीनी, मैदा और बाहर के खानों को बंद करें। उसके बाद दूसरे जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं, वायरस इन्फेक्शन एसेट्रा एसेट्रा। चीनी और मैदा इसलिए कैंसर करते हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। कैंसर के जो सेल्स हैं, ये राक्षस हैं, राक्षस, खाना बदोश। इनको नॉन स्टॉप खाना चाहिए। जितना खाना खाएगा उतना यह रिप्रोड्यूस करेगा, उतना यह मल्टीप्लाई करेगा। इनका दूसरा कोई भी काम नहीं है, खाना खाओ और अपने आप को मल्टीप्लाई करो, यही उनका काम है। और खाने में सबसे फास्ट और क्विकेस्ट, जो आसानी से उनको ग्लूकोज मिल जाती है, वो है चीनी। आपने देखा जहां पे कैंसर सेल्स ग्रो होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने का मतलब, आपने चीनी खाया, चीनी तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा ग्लूकोज, और पूरा कैंसर सेल इसको यूज करके रिप्रोड्यूस करेगा। कैंसर के सेल्स कभी भी छुट्टी नहीं लेता खाने से और मल्टीप्लाई करने से। दूसरा है मैदा। आटे से मैदा बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस फूड हम जिसको बोलते हैं, आटे से मैदा बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजों का इस्तेमाल होती है जो कैंसर बनाने में मदद करती है। इसीलिए पॉलिश्ड और प्रोसेस्ड चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है आज के टाइम में। कुछ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ग्लोबो कैन कहा जाता है, उन्होंने कहा कि 2020 तक पूरी दुनिया में
करीब 2 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ है एनुअल। हर साल 2 करोड़ लोगों को। आज के टाइम में ये 2020 का आंकड़ा है। आज के टाइम में मान लो इसमें 20-30% और ज्यादा इजाफा हो चुका है, यानी 2 करोड़ की जगह पे ये 3 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा। ये न्यू केसेस हर साल डिटेक्ट होती हैं सिर्फ 2020 में। तो आज के टाइम में आप 3 से भी ज्यादा करोड़ का कैंसर केसेस हर साल डिटेक्ट होना आप मान सकते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट चाइना में है, उसके बाद अमेरिका में है, उसके बाद इंडिया में है। डायबिटीज में हम नंबर 1 है, कैंसर में हम नंबर 3 है। ग्लोबल कैन के हिसाब से इंडिया में कैंसर की जो संख्या है 2020 के मुकाबले 2040 तक 2020 के मुकाबले 2040 तक ऑलमोस्ट 60% बढ़ चुका है। जहां पे 20 लाख केसेस थी, उसके मुकाबले ये ऑलमोस्ट और 60% एड ऑन आप कर दो। 2022 में इंडिया में नए 14 लाख कैंसर केसेस डिटेक्ट हुए। 1 लाख लोगों में करीब 100 लोगों को कैंसर होती है। 1 लाख लोगों की अगर कहीं पे पॉपुलेशन है, तो हमें करीब 100 लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है। ये नंबर आज के टाइम में और भी बढ़ गया। 14 लाख न्यू केसेस आज के टाइम में ये और बढ़ चुका है। हर 9 में से एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी कैंसर हो ही जाता है। लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर्स हैं। बच्चों में जो जन्म से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनमें ज्यादातर लिम्फोमा या फिर लिकोमिया, लिम्फ की कैंसर और ब्लड की कैंसर सबसे ज्यादा होती है। 2025 तक अगर हम पिछले 6 साल की बात करें, हर साल कैंसर में करीब करीब 13% नंबर्स हर साल बढ़ती आ रही है। कुछ और स्टेटिस्टिक्स मैं आपको शेयर करूंगा। ये आईसीएमआर का डाटा है सारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हर 8 मिनट में हमारे देश में एक महिला की डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। जब भी कोई दो महिला को कोई कैंसर डिटेक्ट होती है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, एनी टू फीमेल्स, जब भी कोई दो महिला में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है, उसमें से एक की मौत हो जाती है। यानी 50% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स डाई ऑफ कैंसर। सर्वाइवल चांसेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज ओनली 50%। हमारे देश में रोजाना करीब 25 से लोगों की डेथ होती है टोबैको रिलेटेड डिजीज से, और उसमें से ज्यादातर कैंसर है। 5 में से एक इंसान की डेथ इंडिया में स्मोकिंग के कारण होती है, वो भी रिलेटेड टू लंग कैंसर एंड ओरल कैंसर। और 5 में से एक पुरुष है और 20 में से एक महिला है। टोटल 2010 के आंकड़े के हिसाब से स्मोकिंग यानी निकोटीन, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा से होने वाली डेथ 2010 में 9,30,000 थे। उसमें से हर 5 में से एक यानी 20% पुरुष थे। इस वक्त हमारे देश में जो लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं, जिनके कैंसर डिटेक्टेड है और उनका इलाज चल रहा है, वो करीब 25 लाख है। अगर किसी को कैंसर हुआ है और अगर अपना इलाज कर रहा है और इलाज के दौरान वो 5 साल जिंदा रहता है, तो उसको कैंसर सर्वाइवल कहा जाता है। और ये संख्या बहुत छोटा है, बहुत कम लोग कैंसर को सर्वाइव करते हैं। हर साल मिनिमम 7 लाख से ज्यादा कैंसर केसेस रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन 2022 का आंकड़ा मैंने आपको दिया 12 लाख केसेस, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। हर साल कैंसर रिलेटेड कारण से डेथ 5,56,000 होती है। 30 से लेकर 70 की उम्र के जो भी
पॉपुलेशन है उसमें से टोटल जो डेथ है सिर्फ कैंसर से वो है करीब करीब 4 लाख। उसमें से 2 लाख पुरुष है और करीब करीब 1,95,000 फीमेल है। कुछ और डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर पुरुष में लिप्स, ऑरल कैविटी यानी मुंह का, लंग का, स्टोमक का, कोलोरेक्टम और फेरिंक्स में होती है। महिला में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट, सर्विक्स, कोलोरेक्टम, ओवरी, लिप और ओरल कैंसर है। स्मोकिंग से कैंसर होने का जो चांसेस है सबसे ज्यादा है। कैंसर का जो मैकेनिज्म हमने थोड़ी देर पहले बात किया, डीएनए में चेंजेस होना, क्रोमोसोम में चेंजेस होना, जेनेटिक फैक्टर में बदलाव होना और सेल मरना भूल जाते हैं। ये सारे बातों से एक दो चीजें कॉमन है कि इंडिया में जितने लोग इस वक्त हैं और जिनका उम्र 30 साल के ऊपर है, हर इंसान के बॉडी में कैंसर होने का जो चांसेस है ज्यादा है। 30 के बाद जितनी उम्र आपकी होगी आपके रिस्क फैक्टर उतने ज्यादा बढ़ जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शुगर, मैदा, अल्कोहल, टोबैको, फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत सारे मेडिसिन, आपके शहर की पोल्यूशन, हम सब इनसे घिरे हुए हैं और इसी के कारण कैंसर होती है। सो एनाइन ऑन्को को आप एंटी कैंसर प्रोडक्ट के हिसाब से ना देखें, बल्कि इसको इस प्रोडक्ट के हिसाब से देखें कि बॉडी की कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सो बॉडी का जो नेचुरल कैपेसिटी है इम्यून सिस्टम के माध्यम से, बॉडी के रिस्पॉन्स के माध्यम से, या फिर सेल की जेनेटिक फैक्टर के माध्यम से कैंसर को रोकने का, कैंसर को खत्म करने का जो बॉडी का कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। यानी ये प्रोडक्ट हम में से हर कोई यूज कर सकता है प्रिवेंशन के लिए भी। इसमें 3 चीजें डाली गई हैं: जी 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 कॉम्प्लेक्स, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। इसका 3 मैकेनिज्म है। पहला है सेलुलर फंक्शंस को न्यूट्रलाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, इम्यून सिस्टम को न्यूट्रलाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। इनको डिटेल में समझते हैं। सेलुलर फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है सेल अपने समय तक जिंदा रहेगा और सही काम करता जाएगा। वक्त से पहले मरेगा भी नहीं, बीमार भी नहीं होगा, और वक्त से ज्यादा जाके जिएगा भी नहीं, और वो पागल भी नहीं होगा। यानी मरना भूल जाए, रिप्रोड्यूस करना भूल जाए। आप लोग जॉम्बी जानते होंगे, जॉम्बी का मूवी देखे होंगे। कैंसर सेल्स आर लाइक जॉम्बी सेल्स। तो ये जॉम्बी सेल्स को बनने से रोकेगा, यानी सेल को नॉर्मल तरीके से जीना और मरना सिखाएगा। इम्यून मॉड्यूलेशन का मतलब है हमारी इम्यून सिस्टम कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, तब आपका एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज ज्यादा होती है, और बहुत बार ये हाइपो हो जाता है यानी अच्छा काम नहीं करता। तो बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस घुसने के बावजूद भी ये उसको मारता नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस को रोकना। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जी 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 कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसमें 3 जी वाले चीजों को डाला गया है: जी फॉर गैनोडर्मा, जी फॉर ग्रेप्सिड, जी फॉर ग्रीन टी। ये तीनों बेहतरीन एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करती है। ये सेलुलर फंक्शन को इनहेंस करेगी और हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है। कुर्कुमिन, C3, लाइकोपिन और बायोप्रिन ये एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करती हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी और बॉडी की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाएगी। 3 चीजें और डाली हैं हमने: बेसिल, जिंजर, मैंगोस्टीन। तुलसी, अदरक और मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन में बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है और इसमें भी बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यून सिस्टम को एनहेंस करती है, डाइजेशन में और स्किन हेल्थ में अच्छा मदद करता है। साइंटिफिक स्टडी कहती है गैनोडर्मा, जो जीजीजी कॉम्प्लेक्स का पहला मॉलिक्यूल है, इसके स्टडीज कहती है ये एक नेचुरल मेडिसिन है और एशियन कंट्रीज में हजारों सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग मेडिसिन सिस्टम में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, नेचुरोपैथ, अलग अलग लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। क्लिनिकल स्टडी सजेस्ट करती है कि इसमें बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है और ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। सो एंटी कैंसर एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटर।
तो जो भी लोग A9 अंकों को रेगुलर यूज करेंगे उनके बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज होने का चांस और कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। फर्दर स्टडीज कहती है कि गैनोडर्मा के अलग अलग फॉर्म्स बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। सो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अलग अलग मेडिसिन सिस्टम में इसका इस्तेमाल एज एंटी कैंसर प्रिपरेशन के हिसाब से होता है। सो इसमें काफी अच्छा खासा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। स्टडीज कहती हैं कि ये बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज शो करती हैं। ये एक बेहतरीन एंटी कैंसर एजेंट है और इसके बेनिफिट मेडिकल साइंस में एज एन एंटी कैंसर एजेंट लिया जाता है। ये एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है और ये क्लिनिकली प्रूवन है। ग्रीन टी में मिलने वाले कैटेचिन में भी बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। जो लोग ग्रीन टी पीते हैं लगातार उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले कि कैंसर सेल्स कम हैं, किलर सेल्स ज्यादा हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स कम है। ये कैंसर को कंट्रोल करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। ये एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करती है और आपके बॉडी में एंटी कैंसर सेल्स को बढ़ाती है, किलर सेल्स को बढ़ाती है। लाइकोपिन, इसमें भी बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज हैं। ये कैंसर को बढ़ने से, फैलने से रोकता है, यानी स्टेज 4 तक जाने से रोकेगा। इसीलिए किसी को भी कभी भी कैंसर डिटेक्ट होती है आप तुरंत उसको A9 को रेकमेंड करें और हाई डोज में रेकमेंड करें। अगर वो 4th स्टेज में चला भी गया तब भी उनको फायदा मिल सकता है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये क्लिनिकली प्रूवन है और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसको साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, सेलुलर फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, यानी हर तरह से आपकी बॉडी में कैंसर एक्टिविटी को रोका जाएगा और फ्री रेडिकल को भी बाहर निकाला जाएगा। तो इसको एज ए प्रिवेंशन भी आप यूज कर सकते हैं और कैंसर ट्रीटमेंट किसी को भी कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स हो, ट्यूमर हो, उनको भी दे सकते हैं। सो A9 ऑन्को के साथ जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जाता है, एक लिवर 1 का प्रोडक्ट जरूर देना है। साथ में कैंसर वाले पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है, उनके साथ आप एक ब्रेन 1 भी देना है। और जिस ऑर्गन में कैंसर होता है वो एक ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी आप दे सकते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट 1, थायराइड कैंसर में थायरो 1, लंग कैंसर में लंग्स फ्यूल, लिवर कैंसर में लिवर 1। इस तरह से प्रोडक्ट आपने ऐड करना है। सो A9 ऑन्को, लिवर 1, ब्रेन 1, एक टारगेटेड प्रोडक्ट, साथ में SBTC भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स, और ऐसे कुछ अच्छे हैबिट हमें डेवलप करनी है जो कैंसर को रोकने में मदद करेगा। पहला है, कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, रिफाइंड और प्रोसेस चीजों को अवॉइड करें। तेल, नमक, चीनी, फास्ट फूड, जंक फूड और रिफाइंड चीजें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर ड्रिंक्स को जितना हो सके अवॉइड करें। अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें। पानी ज्यादा पिए। हर तरह का अलग अलग फ्रूट्स खाएं। फास्टिंग बहुत अच्छा रेमेडी है। जब आप खाना नहीं खाते तो आप याद रखो, जिस दिन आप खाना नहीं खा रहे सबसे ज्यादा तकलीफ में कैंसर सेल्स रहते हैं और वो मर भी जाते हैं। कैंसर सेल को अगर लगातार कुछ घंटे खाना नहीं मिले तो मर जाएंगे, बाकी सेल जिंदा रहेंगे, कैंसर सेल्स मर जाएंगे। तो इसका फायदा हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जिससे आप बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा के उसको खर्च भी करोगे। और एनफ स्लीप, ये कुछ गुड हैबिट्स हैं। कुछ एंटी कैंसर फूड्स भी हैं, वेजिटेबल्स, गार्लिक, बेरीज, टोमेटोस, नट्स एंड टर्मरिक। सो SBTC जूस, A9 ऑन्को, लकाडोंग टर्मरिक, कैलमेक डी, ओमेगा, लिवर 1, टारगेटेड प्रोडक्ट, ब्रेन 1, एक्सेट्रा, ये सपोर्टिव प्रोडक्ट है। सो A9 ऑन्को कैंसर की कंडीशन के हिसाब से, ट्यूमर की स्टेटस के हिसाब से आप 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार फॉर कैंसर डायग्नोस्ड पेशेंट में आप दे सकते हैं। ट्यूमर वाले को आप 2-2 कैप्सूल 2 बार दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर एंड इट्स मैनेजमेंट विथ
कैंसर एंड इट्स मैनेजमेंट विथ हार्मोन्यूट्रिजेनिक्स। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरीज है पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ, दानिश गानी जी ने आपने लिखा देयर इज ए लैक ऑफ एविडेंस फॉर दिस स्टडी। आप लोगों को जो भी मैंने स्टडीज दिखाए वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड स्टडीज है। देयर इज नो लैक ऑफ एविडेंस, बल्कि मैंने आपको एविडेंस ही दिखाया है। मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, आप लोग भी ध्यान से देखना। शुरू से दिखाते हैं। ये जो पहला एक ही पब्लिकेशन हमने यहाँ पे दिखाया है, जैसे आप देखोगे, एक्सप्लोरिंग एंटी कैंसर पोटेंशियल ऑफ गैनोडर्मा लुसिडियम। ये स्टडी, ये आर्टिकल का प्रिंट है, कैंसर सेल इंटरनेशनल जर्नल का ये प्रिंट आउट है, 2023 का पब्लिकेशन है, और ये दोनों इसके साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। लेफ्ट साइड में एक और आर्टिकल है, उसमें भी आप देख सकते हो, इसमें 4 साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पब्लिश किया था। ये हम एक दो ही यहाँ पे शेयर किए हैं आपके साथ, बाकी आप गूगल में जाओगे, मेडिकल साइंस में भी एज ए एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होती है। ये सारे प्रूवन है क्लिनिकली, साइंटिफिकली, और ये एविडेंस बेस्ड है। इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल काफी सालों से, हजारों सालों से हो रहा है, और बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम, यहाँ तक कि फार्माकोपिया में भी इसका जिक्र है। सो दिस इज क्लिनिकली प्रूवन। अगर किसी का कोई भी दूसरा सवाल है, क्वेरीज है, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास कोई टेस्टिमनी है, मैं चाहूंगा आप लोग अपने टेस्टिमनी जरूर शेयर करें। क्या आपके पास कोई टेस्टिमनी है मैम? ओके। विपिन जी ने भी हैंड राइज किया, लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जिनके पास टेस्टिमनी है वो हैंड राइज करें। और अगर कोई क्वेरी, आप अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। बूटा सिंह साहब, पहले अपना परिचय दें, फिर आप अपना टेस्टिमनी शेयर करें। सर नमस्कार, मैं श्री गंगानगर से हूँ और अपनी टीम में अभी ज्वाइन हुए थे डॉक्टर गुरजंट जी, ये भी गंगानगर से हैं और लगातार 35 साल से ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन्होंने हमारे गांव के पास ही, गंगानगर के पास एक गांव लगता है एक सी बड़ी, तो वहां पे 1 मंथ पहले जिसकी गांठ थी, ब्रेस्ट में गांठ थी 13 x 14 mm, तो अपना A9 ओंको और SBTC यही दोनों कंटिन्यू करवाए थे। और उनकी आदत है 1 मंथ बाद, क्योंकि वो पहले दूसरी कंपनी जो रेनेटस थी उसमें भी ये काम करते थे, तो अभी हमारे साथ एसोसिएट हैं। तो इन्होंने ये, इनकी आदत है अभी 1 मंथ बाद ये चेकअप करवा लेते हैं। तो इन्होंने अभी चेकअप करवाया, स्कैन करवाया, तो वो गांठ नॉर्मल आई है। तो वाह। अभी मैं मैं शॉक में हूँ। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप ऐसे मत किया करो, आप कम से कम 90 दिन रिकमेंड किया करो, उसके बाद टेस्ट करवाया करो, तो पेशेंट के जो पैसे हैं वो भी बचते हैं और हमें भी रिजल्ट में। वो बोले नहीं सर, 1 मंथ में रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने 2-3 पेशेंटों को चेक करवाया, 1 मंथ में आ रहे हैं। वाह, तो मैं भी क्या हैरान हूँ। बात है। जी। वंडरफुल। जी। बहुत अच्छा टेस्टिमनी सुना आपने बूटा सिंह साहब। और जी। कभी वो डॉक्टर साहब को जरूर लेके आना हमारे शो में, प्रोग्राम में, अगर हो हाँ सके। थैंक यू बिल्कुल फॉर बिल्कुल शेयरिंग सर, दिस टेस्टिमनी। अगली बार लेके आएंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Recording stopped. अगर और कोई है जो अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है, आप प्लीज लिखिए टेस्टिमनी। किसी को 20 साल से ब्लड कैंसर है, हम उनको क्या दे सकते हैं? निरंजन कुमार मालाकर जी ने लिखा है। आप उनको, अच्छा 10 years लिखा, आप उनको A9 ओंको दे, साथ में एक हेमोफोर्टिन दे दीजिए, और एक ब्रेन वन, ये 3 प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करें। एसबीटीसी भी दे सकते हैं। किरण जी ने लिखा है कि कैंसर के पर्सन को ब्लड क्यों नहीं बनता? हमारे हड्डियों में जो बोन मेरो है वहां से 2 सेल बनता है, 2 सेल।
और वो दो सेल आगे जाके ब्लड के अलग अलग सेल्स को बनाती हैं। अब एक सेल रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल को बनाएगा। वो जो एक सेल है वो रेड ब्लड की जगह में व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा बनाती हैं। यही कारण है व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाती हैं, दूसरे सेल्स कम हो सकते हैं। बट अक्सर ब्लड कैंसर में रेड ब्लड सेल कम नहीं होती बल्कि व्हाइट ब्लड सेल एक्सेसिवली ज्यादा होती हैं। किसी ने पूछा शुगर के साथ राइस और व्हीट फ्लोर भी छोड़ना है क्या? पॉलिश चीजों को छोड़ना है, जो नेचुरल है अनपॉलिश्ड आप उसको ले सकते हैं। शुगर को बहुत कम करना है। किसी ने लिखा यंग फ्यूल को कैंसर में यूज किया जा सकता है क्या? पहला चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है A9 ओंको। कैंसर में अगर आपको एक ही प्रोडक्ट देना दैट शुड बी A9 ओंको। किसी ने लिखा ज्यादातर लोग डॉक्टर्स की मानते हैं एंड डॉक्टर को पूछे बिना कुछ नहीं लेते और डॉक्टर्स कहते हैं हमें मालूम नहीं, आप अपने रिस्क पे लो, फायदा हुआ तो। नीलम जी, इसका एक ही रीजन है। आई डोंट मीन टू से ओनली टू नीलम जी, जो लोग भी ऐसा मानते हैं, मैं इसका सही जवाब और सीधा जवाब दूंगा कि आप लोग ट्रेनिंग में कम आते हो। हम अपने ट्रेनिंग में आपको इतना सिखा देते हैं कि आप जाके डॉक्टर को भी सिखा सकते हो कि सर आप इन अंकों लिखो। अभी जो बूटा सिंह जी ने कहा, उनके कहने पर उनका डॉक्टर लिख रहे हैं। आपके पास जब हमारे इन अंकों का जानकारी आएगा तो आप डॉक्टर से ही कहा कि उनके पास उनका जानकारी नहीं है, उनको जानकारी कौन देगा? आप देंगे। आप तभी दे पाओगे जब आप उनकी मीटिंग में आओगे, जब आप सेशन में आओगे। हमने यहाँ पे जितने डिटेल्स में कैंसर की बात की है, हर एक मॉलिक्यूल्स की बात की है, ऐसा आप 10 सेशन अटेंड करोगे, आप हर कैंसर डॉक्टर को एएनएन को प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। यंग फ्यूल का एक सवाल आया। विश्व प्रकाश सिंह जी ने लिखा सर यंग फ्यूल लेवल के बाद, लेवल के बाद या लेने के बाद होंगे, खास नहीं जा रहा है, नहीं समझा। अमित जी ने लिखा है A9 को कितने दिन में रिजल्ट आएगा? ये प्रोडक्ट की डोज पे डिपेंड करेगा, पर्सन के वजन पे डिपेंड करेगा, पर्सन के डाइजेशन पे डिपेंड करेगा और कैंसर के स्टेज पे डिपेंड करेगा। कुछ लोगों में, जैसे अभी बूटा सिंह जी ने कहा, आपने सुना, डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने में उनको बहुत सारे लोगों का रिजल्ट मिला। तो आपने बोलना है 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरह से बताना है। अंजलि जी ने पूछा क्या A9 ओंको ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो अभी तक कैंसर डिटेक्ट नहीं है? बिल्कुल दे सकते। A9 ओंको सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है, ये सेल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एलर्जी में भी आप दे सकते हो, रिमोटेड आर्थराइटिस में दे सकते हो, एक्जिमा सोरियासिस में दे सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में भी दे सकते हैं। सो A9 ओंको आप एवरीडे वन की जैसा भी नॉर्मल लोग ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कैंसर का रिस्क है वो लोग ज्यादा लें। सो आई होप आज के सेशन में आप सभी लोगों को कैंसर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, किन चीजों पे प्रभावित होता है। और एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हर कैंसर में हम एएनएन को दे सकते हैं, चाहे कार्सिनोमा हो, सार्कोमा सार्कोमा, लिम्फोमा हो, लिकोमिया हो, माइलोमा हो, किसी भी कैंसर में आप एएनएन को दे सकते हैं। सो कैंसर एक बहुत ही अ, खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज आज भी हम क्लेम नहीं कर सकते कि आपने इलाज कर लिया, आपका कैंसर पूरा ठीक हो गया, वापस नहीं आएगा। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बहुत एक्सपेंसिव है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। जो कीमोथेरापी है, जो दवाई खिलाई जाती है, वो इतना खतरनाक है कि ये अगले 7 दिन तक आपके टांग में टेस्ट नहीं रहता है, आपका हेयर फॉल होता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। सो कैंसर, कैंसर का इलाज और कैंसर के साथ जीना बहुत टफ है। और हमारे देश में आज भी कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होती। हो सकता है ये एक छोटा सा प्रोडक्ट लोगों को राहत दे। सो 35-30 में जरूर स्टार्ट करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड डे।